हेलो 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 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स विच इज़ द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब यहीं से आप कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी। फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज़ द लर्नर गाइड ऑफ मतलब एनआईएस इटसेल्फ। एंड आई पर्सनली फील कि ये लर्नर गाइड सेल्फ सफिशिएंट है बहुत ही ज़्यादा। अगर हम इसमें थोड़े बहुत मतलब ऐसे स्पेलिंग एरर्स हटा दें तो दिस दिस इज़ ऑलरेडी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, तो हम लोग इसी में से पढ़ रहे होंगे। ये आपको एनएस की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। सबसे पहले हमारा चैप्टर शुरू ही होता है जहाँ से बुक में भी इनफैक्ट यही पैटर्न लगभग लगभग फॉलो हो रहा है। एंड उसमें शुरुआत होती है वाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। मतलब हमने इधर देखा कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर का नाम है, राइट। हमको ये तो पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही है, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तीन कारण है मेजरली। एक तो अनलिमिटेड वांट्स, हर एक पर्सन को खाना पानी रहना शेल्टर वगैरह सब कुछ चाहिए। तो एक तो अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है कि आपने चार मतलब एप्पल खा लिया अब उसके बाद आप एप्पल नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर समय एप्पल चाहिए एंड थोड़े थोड़े समय बाद आपको एप्पल चाहिए रहेगा। तो एक अनलिमिटेड काइंड ऑफ वांट हो जाती है आपकी। दूसरा दूसरा ये हो जाता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। आपके पास रिसोर्सेज मतलब एप्पल आपने बोला कि हमें चार खाने और फिर उसके बाद हम मांगेंगे नहीं, बट एप्पल तो चार ही अवेलेबल है, राइट। एप्पल भी तो लिमिटेड है आपके पास। तो वो भी एक चीज़ आ जाती है कि आप रिसोर्सेज आर ऑल्सो स्केर्स, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि रिसोर्सेज के दूसरे दूसरे यूजेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने मतलब जब हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे तो उनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता था पेट्रोल का। वो बोलते थे जब क्रूड ऑयल निकलता था ज़मीन में से तो उससे पेट्रोल भी बन सकता है, केरोसिन भी बन सकता है, डीजल भी बन सकता है, एरो पेट्रोल भी बन सकता है। तो उससे बने क्या? सो एक रिसोर्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में आपको चॉइस बनानी पड़ती है कि कौन से रिसोर्सेस मतलब किस रिसोर्सेज में आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट बना के दिया हुआ है हमें जिसमें हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगेन आई सेड कि आपको थोड़े बहुत ये सब इग्नोर करने रहेंगे स्पेलिंग एरर्स, बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है इसका। सो सबसे पहली चीज़ तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपके मेजरली उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें भी एक अंदर जो मेन डिवीजन आता है जो मतलब लगभग इसके ऊपर तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। सो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास एग्जिस्ट करती ही हैं। और उसके अलावा हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से ही शुरुआत होती है। यहाँ पर आ जाता है सबसे पहला सवाल व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसा मैंने बोला कि पेट्रोल भी बन सकता है, एरो पेट्रोल भी बन सकता है, डीजल भी बन सकता है, बट व्हाट टू प्रोड्यूस बनाया क्या जाए। मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की नीड्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत मतलब होगी, कि मतलब आपको ये तो अवेलेबल करवाना ही करवाना है, राइट। फिर हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में मेजरली दो चीज़ें हैं। एक तो हो जाता है आपका कैपिटल इंटेंसिव लेबर, सॉरी कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। हाँ, ये एक एक हो जाता है आपका लेबर इंटेंसिव एंड फिर वो दूसरा हो जाता है आपके पास कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल यूज्ड, राइट। इसमें एग्जैक्ट टर्म कहाँ दिया है? ये रहा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एज द नेम सजेस्ट, आप बहुत सारे लेबर का यूज़ करते हैं आपका प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए। एंड कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप कैपिटल यूज़ करते हैं, मतलब पैसा यूज़ करते हैं आइदर थ्रू रिसोर्सेज, मशीनरी या फिर कोई भी और काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स की या फिर लेबर एज एन रिसोर्स की ज़रूरत कम पड़े। फिर उसके बाद आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं।
आपको किसकी पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए? आपको मिडिल क्लास की पहले कंप्लीट करनी है, हायर क्लास की पहले कंप्लीट करनी है? मतलब आपको लग्जरी आइटम्स पहले प्रोड्यूस करने चाहिए, आपको मिडिल क्लास के लिए जैसे आटा, दाल, चावल, रोटी ये सब पहले प्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर लोअर क्लास के लिए जिनको मतलब ऐसे सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम है उनके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स डिफरेंट पीपल, एज आई सेड, कि आपको ये रिसोर्सेज अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को हम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ उसमें देखेंगे, अदर प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। तो इसका नाम ही इन लोगों ने कर दिया है अदर प्रॉब्लम्स। अगर आपको बात आती है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तो आप ये वाली प्रॉब्लम्स लिख के आएंगे वहाँ पर, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। बट अगर आपको आ जाता है व्हाट आर द अदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तो उसमें आपको लिख के आने हैं ये वाले जो हम आगे पढ़ रहे होंगे, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में दो चीज़ें आ जाती हैं। ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड, मतलब आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको खाली नहीं छोड़ना है। मतलब अदर ह्यूमन रिसोर्स हो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं छोड़ना है। अगर कोई एक मतलब नॉर्मल सा आपके पास एप्पल पड़ा है, तो वो एप्पल कभी सड़ के ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको कोई ना कोई तो खा ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्केर्स रिसोर्सेज हैं। तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके रिसोर्सेज बर्बाद हो जाए। फिर आ जाता है हमारे पास एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब आपने जिसको वो एप्पल दिया है, क्या उसको उस एप्पल की ज़रूरत थी? क्वेश्चन वही है कि आपने इधर भी लिखा होगा। हाँ, every economy must try to adopt techniques of production that ensures efficient utilization of resources. Efficient utilization of resources, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप काम तो कर रहे हैं, बट उस काम का आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर आप कल को काम पे नहीं आते हैं, तो वो जो आप जो जॉब कर रहे थे वो एज इट इज़ कैरी आउट होता रहता है। इसको बोल दिया जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप काम तो कर रहे थे बट आपकी उधर कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना? ये फार्मिंग सेक्टर में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये एक चीज़ हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं हमारी ये थर्ड वाली चीज़ पे, हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, जो यहाँ पर आ रहा है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं। एक तो हाँ, रिसोर्सेज, हाँ मतलब ग्रोथ से इनका लेना देना क्या है, मतलब ये वही समझा रहे हैं कि ग्रोथ मतलब इन व्हाट सेंस ग्रोथ की बात कर रहे हैं लोग, राइट? सो देर आर क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द रिसोर्सेज, मतलब आप क्वांटिटी या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? फिर क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब आपके रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इसने एग्जांपल दे दिया है। इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा कि आपका जो ह्यूमन है वो कितना स्किल्ड है, राइट? ह्यूमन एज ए रिसोर्स कितना अच्छा रिसोर्स है, तो ये भी एक पार्ट आ जाता है। फिर सॉरी, हाँ, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ऑकर्स व्हेन फिजिकल एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, और देर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ और एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इसका एक क्रक्स हम बनाने जाएं तो ये हो जाता है कि आप आइदर उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, कि जैसे फिजिकल अवेलेबिलिटी बढ़ गई उसकी, यहाँ पर वो यही बोल रहा है, फिजिकल अवेलेबिलिटी बढ़ गई कि आज आप देखेंगे तो बहुत सारे ढेरों एप्पल पड़े हैं, जिसको एप्पल खाना है एप्पल खाए, राइट? दूसरा क्या कि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप ह्यूमंस को इतना अच्छा बना दें कि वो अपने आप ही एप्पल ग्रो करना शुरू कर दें। हर एक एप्पल, हर एक के घर में एप्पल का पेड़ लग गया एंड सबने अपने एप्पल उगाना शुरू कर दिए। देर इज़ नेवर स्कैरसिटी ऑफ एप्पल्स। ये दो चीज़ें हो जाती है, एक तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, या तो फिर आपकी फिजिकल अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हम इसको दूसरे कलर में हाईलाइट भी कर देते हैं। तो ये और एक ये, राइट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर आप मोटा मोटी डिफाइन करने जाएं, तो जब आपके पास दो चीज़ें हैं, जैसे हमने बोला कि आपके पास पेट्रोल भी है और आपके पास डीजल भी है, राइट?
बट आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, आपको पेट्रोल प्रोड्यूस करना चाहिए या आपको डीजल प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन अराइज होते हैं तो उसमें काम आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक मतलब ग्राफिकल इंडिकेशन है जिसमें वो बता दिया जाता है कि आपको दो कमोडिटीज़ में से कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, राइट। सो ये दो चीज़ें हो जाती है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स इंडिकेट्स वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज़ आर फिक्स्ड। सी, आपके पास पेट्रोल भी है और आपके पास डीजल भी है। सो आपको आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्शन सही रहेगा। तो वो सारी पॉसिबिलिटी दिखा देता है आपको कि अगर आप इतना पेट्रोल प्रोड्यूस करेंगे एंड इतना अगर आप डीजल प्रोड्यूस करेंगे तो ये होगा, इतना ये तो ये होगा। तो ये एक काइंड ऑफ आपके पास वो हो जाता है। फिर उसके बाद हाँ, इस पे से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं। अजम्पशंस ऑफ इस पे भी कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अजम्पशंस ऑफ पीपीसी विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। सो इसमें हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। मतलब जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने जाते हैं तो हम कुछ अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये तो होगा ही होगा, तभी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना रहे हैं। मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ यही कि रिसोर्सेज फिक्स्ड है, ठीक है ना। आपके पास ना ज़्यादा है ना कम है, और मतलब जो क्वांटिटी है वो उतनी ही है आपके पास, राइट। सो हाँ, एक तो ये फिर से पॉइंट आई गेस रिपीट हो गया है, रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स, ठीक है। फिर रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी कोई भी ऐसे इंसान खाली नहीं घूम रहा। आप इसका एग्जांपल ऐसे मान लो 100 लोग हैं आपके पास, वो 100 के 100 एम्प्लॉयड हैं अगर, तो उनको बोल दिया जाता है फुल्ली एम्प्लॉयड। अगर 100 के 100 एम्प्लॉयड हैं तो उनको बोल दिया जाता है फुल्ली एम्प्लॉयड। फिर रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। एफिशिएंटली एम्प्लॉयड मतलब 100 के 100 लोग एम्प्लॉयड तो हैं, बट 100 के 100 के पास अपना खुद का काम है। मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा रहा, ना किसी की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसा हमने पहले बात करी थी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल मतलब हम जो अभी तक समझ रहे थे कि इधर दो चीज़ें होती हैं, वो कुछ कुछ प्रोड्यूस होती हैं, तो वो यहाँ पर अभी आपको और क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। इसमें हमको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो वीट का दिया हुआ है और एक क्लॉथ का दिया हुआ है, राइट। सो उसमें वो ये बोलता है कि इट शोज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज़। जैसा हमने देखा था कि वो ग्राफ है। ग्राफ से पहले आपके पास कुछ तो डेटा होगा, राइट। कहीं तो आप डेटा संभाल के सजो के रखेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको इवेंचुअली। ये वही डेटा है बेसिकली। ये वो हम इसमें हम वो बात करेंगे कि जैसे आपने अगले से 15 यूनिट वीट आपने उगा दिया, ठीक है। तो उसमें 0 यूनिट आप कॉटन उगा सकते हैं। आपने सारा का सारा ज़मीन जो थी वो वीट उगाने में ही लगा दी अगर, तो उसमें कॉटन तो उगा ही नहीं सकते आप, तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर आप 14 यूनिट वीट उगाते हैं, मतलब इसको हम केजीज़ में मान लेते हैं, तो आप 1 केजी कॉटन भी उगा सकते हैं साथ में। फिर वही 12, अगर आप 12 केजी अगर आप वीट उगाते हैं तो आपको 2 केजी कॉटन और मिलता है। 9 केजी उठाएंगे तो फिर आपको 3 केजी मिल जाएगा, एंड 5 केजी अगर उगाएंगे तो फिर आपको 4 केजी, एंड इवेंचुअली वीट उगना ही बंद हो गया है, सॉरी, एंड आप खाली बस क्लॉथ उगा रहे हैं, राइट। कॉटन उगा रहे हैं आप, ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं MRT के बारे में। MRT आप ना नीचे कहीं पे हाँ, ओके, MRT में आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आई गेस इधर नहीं दिया हुआ है। MRT इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन, इधर दिया है, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन measures the rate of changes of PPC और द सिंपली ऑफ द स्लोप। मतलब ये जो आप स्लोप देख रहे हैं इधर, ये जो PPC में आपको स्लोप दिख रहा है ना, ऐसा कर्व सा, तो ये जो स्लोप बनता है ये आपका MRT की वजह से बनता है, या फिर इसको MRS भी बोल दिया जाता है बहुत बार, राइट। अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी दिख सकता है, बट दोनों का मतलब एट द एंड सेम ही हो जाता है। MRT का मतलब अगर आपने बोला कि मैं 14 वीट उगाऊंगा एंड एक कॉटन उगाऊंगा, तो उसमें आपने जो एक यूनिट कम किया ना वीट का, उसको बोल दिया जाता है MRT। मतलब यहाँ पर एक यूनिट कम हुआ था वीट का तो उसने एक लिख दिया,
यहाँ पे 14 से आप 12 पर है तो आपने 2 यूनिट छोड़ा, तो 2 यूनिट आ गया इधर। आपने 12 से 9 पर आए तो आपने 3 यूनिट छोड़ दिए, तो 3 आ गया। 9 से 5 पर आ गए मतलब आपने 4 यूनिट छोड़ दिए। एंड 5 से 0 पे आ गए मतलब आपने 5 यूनिट बंद कर दिए प्रोड्यूस करना, मतलब छोड़ दिए प्रोड्यूस करना, राइट। ये वो चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। सो ये जो स्केड्यूल है ना, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, राइट। ये स्केड्यूल जो है ना, ये स्केड्यूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके ऊपर ना बहुत क्वेश्चंस अरेज करते हैं। सो ये एज एन स्केड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो शायद उसमें बटर एंड गन का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, मतलब एग्जाम्पल में बटर एंड गन का वो दिया हुआ है। सो आप इधर वेज कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, बट इस पर से क्वेश्चंस उठना बहुत अच्छी, मतलब कॉमन सी पॉसिबिलिटी हो जाती है। सो इट इज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें मतलब इस चैप्टर में से तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना ये। देन वी हैव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो ये दोनों क्वेश्चंस ना रिलेटेड हैं। अगर ये 5 मार्क में आता है तो ये दोनों को आपको पॉइंट्स आ जाएंगे, कर्व भी आ जाएगा एंड स्केड्यूल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्केड्यूल के बगैर तो आप कर्व बना ही नहीं सकते, राइट। सो यही स्केड्यूल को यूज़ करते हुए आई गेस इन्होंने, हाँ, यही स्केड्यूल को यूज़ करते हुए इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया हुआ है। सो इसमें अगर हम देखने जाएंगे, सो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन probable combinations of two commodities with the given level of resources and technology known as a प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो अगर आपके पास जो गिवन अमाउंट ऑफ, देखो इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स हैं। एक तो टू कमोडिटीज़, प्रोबेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, उसमें लेवल विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो अभी तक आपको पता है उसके आधार पर उसको बोल दिया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बेसिक, बोल सकते हैं बहुत सिंपल लेवल ऑफ डेफिनेशन। ये अगर आप लिख कर आते हैं तो आपको टीचर खुश होकर मार्क्स दे देगा। सो इसमें हम लोग स्केड्यूल देख लेते हैं। सो इधर हमने देखा था कि वो 15 यूनिट V2 गा रहा था, तो यहाँ पर भी वो 15 यूनिट V2 गा रहा है। बट 15 यूनिट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 15 से अगर आप ट्रेस करके जाएंगे तो वो 0 पे ही काउंट होगा। मतलब यहाँ पर वो V2 गा रहा है, राइट, और यहाँ पर वो क्लॉथ उगा रहा है। सो अगर वो V2 उगा रहा है तो 15 यूनिट उसने V2 उगाया, 15 यूनिट यहाँ पर भी आ गया। उसने 0 यूनिट कॉटन उगाया, क्लॉथ बोल लो, तो वो 0 यूनिट पे ही है अभी भी इधर। समझ आया आपको? दूसरा, फिर उसने बोला कि मैंने 15 यूनिट उगाए तो यहाँ पर कहीं पे 15 आना चाहिए था, सॉरी 14 आना चाहिए था, राइट। वो जगह नहीं थी इसलिए उन लोगों ने नहीं लिखा है। सो यहाँ पर कहीं 14 आना चाहिए था, सो 14 आया है। फिर उसके बाद उसने बोला कि यहाँ पर उसके 1 यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ है। सो यहाँ पर उसने 1 यूनिट देख लिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि 12 यूनिट वीट हो गया था हमारा एंड 2 यूनिट क्लॉथ हुआ था। सो यहाँ से देखिए 12 यूनिट से वो ऐसे जाएगा एंड यहाँ पर क्लॉथ लेकर आ जाएगा। जब आप ये सारे के सारे वैल्यूज़ इधर प्लॉट करेंगे तो आपको एक क्रक्स समझ आएगा कि ये हमेशा जो कर्व बनता है ना, ये ऐसा हमेशा स्लोप में बनेगा आपका, हमेशा इसी कर्व में बनेगा और इसी स्ट्रक्चर में ही बनेगा। भले ही ये थोड़ा ऊपर बन सकता है, थोड़ा नीचे बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है आपके लिए ये, और कहीं ऐसा अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, तो ये मे बी आपके लिए ऐसा भी बन सकता है, राइट। बट एट दी एंड बनेगा यही शेप में, ठीक है, शेप नहीं चेंज होगा इसका। एंड दैट इज़ द पार्ट। ये मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको एक एग्जैक्ट, आप अभी भी देख के समझ सकते हैं कि ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्केड्यूल से अगर आप टैली करेंगे तो ये ग्राफ एग्जैक्टली वहीं पे प्लॉट हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीसीपी पे, सॉरी पीपीसी। सो एक तो हमेशा मैंने जैसे बताया कि डाउनवर्ड स्लोप, जैसा मैंने बोला ये ऐसा ही चलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, राइट। सो एक तो ये हो जाएगा कि उसने यही बोला था कि इसका कारण ये है कि वो हमेशा डाउनवर्ड इसलिए जाएगा क्योंकि हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट आप सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई क्वांटिटी थोड़ी सी तो कम हो ही रही है दूसरी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो एक तो वो चीज़ हो जाती है। दूसरा, पीपीसी इज़ अ कॉनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव का मतलब ये हो जाता है
कि जैसे हमने बोला कि ऐसा जो ये बनता है ना, इसको ये शेप को बोल दिया जाता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये जो होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं हम लोग। एंड कॉनकेव मतलब मान लीजिए गड्ढा, ठीक है, तो वो गड्ढा जो है वो ओरिजिन की साइड पे उसका गड्ढा दिखता है, राइट। सो ये एक पार्ट ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओके, सो फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमआरटी का बेसिक फार्मूला। एक तो चेंज इन कमोडिटी एक्स मान लीजिए, यहाँ पर वीट है, एंड 1 यूनिट चेंज इन क्लॉथ मतलब कमोडिटी वाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो मतलब इसको अगर आप अच्छे से प्लॉट करना चाहें तो ये हो गई आपकी कमोडिटी एक्स एंड ये हो गई आपकी कमोडिटी वाई। सो ये एक आपके पास पार्ट बन सकता है यहाँ पे। फिर आपके पास क्या है कि अच्छा ठीक है, कुछ अजम्पशंस और देख लेते हैं हम इसके, कि कर्व इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस। आई गेस यहाँ पर इन्होंने जो दिए थे वो उतने एक्यूरेट नहीं दिए थे। सो अजम्पशंस में ऐसे हो सकता है क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इज़ फिक्स्ड, मतलब मैंने जैसे बोला, सॉरी क्वांटिटी लिखा हुआ है इधर। सो क्वांटिटी मैंने जैसे ऊपर भी बोला था, क्वांटिटी फिक्स्ड रहेगी। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत सारी क्वांटिटी आ गई, एकदम से बहुत कम क्वांटिटी हो गई। जो मतलब प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड रहेगा कि इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा कि फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, टेक्नोलॉजी आपके पास स्टेटेड होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी कहीं पे भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए आपकी। तो ये वो पार्ट आ जाता है। फिर देर आर 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब इसमें सिर्फ आप 2 ही गुड्स की बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था इधर कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, और कोई कमोडिटी की आप बात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ऊपर से देखते हुए आ रहे थे कि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होने चाहिए, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, सी रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो उसमें भी ये वही बता रहा है कि जब वो पीपीसी में जब आता है तो क्या होता है, मतलब उसमें क्या चीज़ है, राइट, उसमें वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये वो चीज़ आ जाती है अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज वी नो एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स रिप्रेजेंट्स फुल एफिशिएंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने इधर ही प्रॉपर्टी में ही पढ़ लिया था कि कोई भी जो आपका पॉइंट है पीपीसी में, जैसे ये एक पॉइंट है, राइट, आपके पास ये एक पॉइंट हो गया, या फिर ऐसा कोई भी पॉइंट हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट आपका फुल मतलब काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा आप शक ही नहीं कर सकते कि ये चीज़ अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुई है आपकी। तो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा, व्हेन द इकोनॉमी फंक्शंस at a point inside the production possibility curve, then it shows the exist under utilization of, अच्छा ठीक है। सो अगर आपका लेट्स से ये पॉइंट है इधर, जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, राइट। सो इधर आपका जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ से वाई जो आ जाता है ना, ये ये ओवर यूटिलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। एंड जो एक्स होता है ये अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब कम यूटिलाइज हुआ है, ढंग से आपने यूज़ नहीं किया था उसको, ये वो रिप्रेजेंट कर देता है। फिर ठीक है, सो हाँ ये वही बोल रहे हैं आपको कि अंदर अंडर या तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट एक्स इज शोइंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा था कि पॉइंट एक्स जो होता है वो अंडर यूटिलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पॉइंट ए बी सी जो है वो ओवर यूटिलाइज, सॉरी वाई जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन आपका रिप्रेजेंट करता है। सो ये वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। हमने ये फोर्थ चीज़ में पढ़ा था, राइट, हमारी जो सॉरी थर्ड प्रॉब्लम थी। सो उसमें हमारा एक पार्ट था जिसमें हम रिसोर्सेज को ग्रो करवाते थे, राइट। हम नहीं बोलते थे कि रिसोर्सेज यहीं तक स्टे रहें या फिर इतने ही रहे, हम बोलते थे कि अगर हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो साथ साथ ग्रो भी करने चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल ही नहीं होंगे। सो एक तो उसने बोला था कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ऑकर्स वन फिजिकल क्वांटम, फिजिकल क्वांटम मतलब नंबर वाइज वो रिसोर्सेज बढ़ते रहें, या तो फिर उनमें प्रोडक्टिविटी लेवल में राइज आ जाए, राइट। सो एक तो ये या तो फिर वो लोग जैसे या तो बहुत सारे एप्पल हो जाए या तो बहुत अच्छी क्वालिटी के एप्पल हो जाए, राइट, दो चीज़ें हो सकती हैं।
फिर दूसरा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इम्प्लाइज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर रिसोर्सेज आपके बढ़ गए तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो तय चीज़ है, मतलब ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सो ये भी एक पार्ट आ जाता है। फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा ठीक है। सो इसमें ये था कि जब आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे थे तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपका मतलब पीपीसी बन रहा था। यहाँ पर भी उन्होंने एप्पल्स का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो आपका जब एप्पल प्रोड्यूस हो रहे थे तो इवेंचुअली इतने ही एप्पल आपके प्रोड्यूस हो सकते थे। बट जैसे ही आपने रिसोर्सेज ग्रो किए, मतलब आइदर फिजिकल लेवल पे और आइदर प्रोडक्टिविटी लेवल पे, तो उनका जो पीपीसी था वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हमेशा ये वर्ड याद रखना आप, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। सो जो राइट वर्ड शिफ्ट था वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल लेवल ऑफ लाइट, मतलब आउटपुट जो है वो उनका ग्रोथ हो गई है आउटपुट की, राइट। सो वो ये रिप्रेजेंट करता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, एंड अगर पीपीसी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता है, तो फिर वो रिप्रेजेंट करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर मतलब डी इवेल्युएशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आपके मतलब रिसोर्सेज ख़राब ही हो रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई गेस ये आप खुद अभी इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया आपको कि आप ये सब कुछ समझा, मतलब अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। सो आई गेस मेरे को ये आप पे ही छोड़ना चाहिए, एंड अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो फिर मैं आपको कैसे ना कैसे तो इसका आंसर अवेल करवा ही दूंगा। सो दिस वाज आवर चैप्टर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें हमने पढ़ा। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सो दिस वाज आवर चैप्टर लेसन 13 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।